हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संवेदी अंगों के बारे में। संवेदी अंग क्या होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, मानव शरीर में कौन कौन से संवेदी अंग है और अन्य जीव जंतु में कौन कौन से संवेदी अंग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। संवेदी अंग सभी जंतु विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जो भी परिवर्तन होता है हमारे शरीर में, प्रकृति में जो भी परिवर्तन होता है, उसके लिए जीव जंतु आंतरिक और बाह्य परिवर्तन के लिए संवेदनशील होते हैं। जंतु शरीर में पाए जाने वाले कुछ अंग इन संवेदनाओं को ग्रहण कर तंत्रिका आवेगों का रूप दे देते हैं, जिन्हें वो क्या करते हैं, तंत्रिका आवेगों का रूप दे देते हैं। ऐसे अंगों को ग्राही अंग या संवेदी अंग भी कहते हैं, जिन्हें ग्राही अंग, जो ग्रहण करते हैं हर चीज को, ग्राही अंग या संवेदी अंग कहते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अब ये संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती है और इनका कार्य क्या होता है। उद्दीपनों को, जो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, चीज़ों को आँख से, नाक से सूंघते हैं, आँख से देखते हैं, त्वचा से, स्पर्श से महसूस करते हैं, उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, उसका ट्रांसफर करती है तथा आवश्यकता अनुसार चालक तंत्रिका जंतुओं द्वारा इन्हें प्रतिक्रियाओं के रूप में अपवाहक अंगों को भेज दिया जाता है। और क्या करती है, जो चालक तंत्रिका होती है वो इन तंतुओं के द्वारा इन क्रियाओं को वापस अंगों तक पहुंचा देती है, अपवाहक अंगों को भेज देती है। मतलब मनुष्यों के प्रमुख संवेदी अंग कौन कौन से हो गए? कान, आँख, त्वचा तथा जीभ, और नाक भी है जो सूंघने का कार्य करती संवेदी अंग। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला संवेदी अंग कौन सा है? कर्ण। कर्ण से हम स्टार्ट करते हैं। कर्ण, आज हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य संवेदी अंगों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग सा लगेगा। तो चलिए कर्ण के बारे में हम विस्तार से समझते हैं। कर्ण ध्वनि तरंगों को शून्य एवं संतुलन बनाने में सहायक है। ध्वनि तरंगों को बहुत अच्छे से सुन के और ध्वनि तरंगों का संतुलन बनाने में सहायक होता है। कर्ण 3 भागों में मिलकर बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं कर्ण के। कर्ण के 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाह्य कर्ण, जिसे एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। बाह्य कर्ण कर्ण पल्लव से नलाकार गुहा से होता हुआ कर्ण पटह तक फैला होता है। यह कर्ण पल्लव से नालाकार गुहा से होता हुआ कर्ण पटल तक फैला होता है। अब नलाकार गुहा यानी जो नाली नुमा, जिसमें मैल जमा होता है, अक्सर हम उससे निकालते हैं, उसे ही कहेंगे, और उससे लेकर कर्ण पटल यानी बाहरी भाग तक फैला होता है। कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों का संग्रहण करती है। कर्ण पल्लव जो हमारा बाहरी हिस्सा, जो बाहर जो दिखता है उठा हुआ कान का भाग, उसे कर्ण पल्लव कहेंगे, जो ध्वनि तरंगों को संग्रहण करने का कार्य करता है। कर्ण कुहर की दीवार में कर्ण मोम या सेरुमिनस ग्रंथियां होती हैं। कर्ण कुहर की दीवार में कर्ण मोम या सेरुमिनस की ग्रंथियां होती हैं, जिससे ही वहाँ पर उन ग्रंथियों से स्राव होता है, कभी कभी ज़्यादा, तो ज़्यादा मैल बनता है। सेरुमिनस ग्रंथियों से स्रावित होने वाला मोम जैसा पदार्थ कर्ण पटल को चिकना बनाए रखता है। अब हम कहते हैं कि कान में जब कुछ जा नहीं रहा है, कोई डस्ट नहीं जा रहा है, फिर भी अचानक से मैल कैसे बनता है, तो वो इसी ग्रंथि के स्राव की वजह से होता है। वह उसे चिकना बनाए रखता है और जैसे ही धूल डस्ट के संपर्क में आता है तो उसमें वह चिपक जाता है। बाह्य कणों को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। अब अधिक चिकना बनाएगा तो वहाँ उसकी एक परत बन जाएगी, जिससे बाह्य जो भी परत कण है वो अंदर जाने से उसको रोकता है। मनुष्य में कर्ण पल्लव अवशेषी अंग है जो हिल डुल नहीं सकते,
परंतु कुछ जंतुओं जैसे पशु, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हाथी आदि में ये हिल डुल सकते हैं। अब हम मनुष्यों में कर्ण पल्लव जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, जिसमें हम महिलाएं गहने पहनते हैं कानों में, इनको मन से नहीं हिला पाते हैं। और लेकिन कुत्ता, बिल्ली, गाय ये अपने कर्ण पल्लवों को हिला डुला सकते हैं। अब अगला हम इसका भाग पढ़ेंगे। मध्य कर्ण। कर्णपटह कला मध्य कर्ण को बाह्य कर्ण से पृथक करती है। कर्णपटह कला जो होती है वो मध्य कर्ण को बाह्य कर्ण से अलग करके यानी पृथक रखती है। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि 1.2 मिलीग्राम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्सर एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेपीज क्या है, जैसे पूछ लिया तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये कान की सबसे छोटी अस्थि है। और अस्थि यानी क्या होता है? हड्डी। मध्य कर्ण गुहा एक यूस्टेकियन नलिका द्वारा नासाग्रनी में खुलती है। यह हमारी नाक की जो नलिका होती है उसमें भी यह कान की एक नलिका खुलती है। इसके कारण कर्णपटह के भीतर एवं बाहर दोनों ओर हवा का दबाव एक समान रहने से उसके फटने का डर नहीं रहता है। और क्योंकि हवा निकासी भी हो जाती है इसलिए उसके फटने का डर बिल्कुल नहीं रहता है। अब अगला इसका हम भाग पढ़ेंगे। अंतःकरण। लेबीरिंथ दो मुख्य भागों को बना होता है। लेबीरिंथ दो मुख्य भागों का बना होता है। अस्थिमय लेबीरिंथ तथा कला गहन लेबीरिंथ। अस्थिमय लेबीरिंथ परिलसिका द्रव से भरा होता है, जबकि कला गहन लेबीरिंथ अंतःलसिका से भरा होता है। इसके भी अंतःकरण के भी दो रूप है। एक कौन सा हो गया? लेबीरिंथ, अस्थि लेबीरिंथ और कला गहन लेबीरिंथ। अब अस्थि लेबीरिंथ परिलसिका द्रव से भरा होता है, जबकि कला गहन लेबीरिंथ अंतःलसिका से भरा होता है। इसमें भी तरल द्रव भरा होता है। कला गहन लेबीरिंथ संतुलन एवं शून्य से संबंधित है। अब इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा लेबीरिंथ शून्य में इम्पोर्टेंट है और कौन सा अन्य काम में। कला गहन लेबीरिंथ संतुलन एवं शून्य में से संबंधित है, शून्य में सहायक है। मनुष्य का कान केवल 60 से 80 डेसिबल की ध्वनि को सुन सकता है। भाई 60 से 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है और ध्वनि को का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। सर्प में कानों का अभाव होता है। सांपों के कान नहीं होते हैं। अक्सर देखे हैं कि सांपों के कान नहीं होते हैं। वो केवल अपनी त्वचा के स्पर्श से ही पहचानते हैं कि खतरा है या सुरक्षित है। चलिए अगला हम हमारा संवेदी अंग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। मानव नेत्र। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।